आफ्टरनून स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था एशिया से संबंधित, जिसमें अपवाह तंत्र है, अपन पढ़ रहे थे एशिया महाद्वीप में। अपवाह तंत्र के अंदर अपना जो टॉपिक है, जिसमें मैंने आप लोगों को करवा दिया प्रशांत महासागर का अपवाह तंत्र, हिंद महासागर का अपवाह तंत्र और उसके बाद में आर्कटिक महासागर का अपवाह तंत्र। आज अपन पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र, दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र। देखो, भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र दोनों के बारे में अभी अपन चर्चा कर लेंगे, लेकिन अपन ये पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को नदियों के बारे में बता देती हूँ कि कौन कौन सी नदियां हैं जिनके द्वारा क्या होता है। आपकी अनेक प्रकार की, जो मैंने ये 5 प्रकार का अपवाह तंत्र बताया है, वो नदियां आपकी कौन कौन सी हैं और अपवाह तंत्र के रूप में जब ये गिरती हैं तो ये आपके एशिया महाद्वीप के अंदर कौन कौन सी नदियों का विस्तार है वो देखने को मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंधु की, जो कहां से निकलती है, पाकिस्तान से। उसके बाद आपकी आती है गंगा, यहां आती है आपकी महानदी पश्चिमी बंगाल में। आंध्र प्रदेश में है आपकी कावेरी। उसके बाद में यमुना, उसके बाद यहाँ पे ब्रह्मपुत्र असम में, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इस वाले एरिया के अंदर आपकी आती है म्यांमार में इरावदी नदी, आपके चीन के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी यांगटीसी कियांग जो आपका एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई है 5120 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है सीकियांग नदी, ये यहाँ पे है आपका बेरिंग सागर, उत्तर में बेरिंग सागर। यहाँ पे है आपका जापान सागर, ये है आपका प्रशांत महासागर। यहाँ पे आपका पीला सागर, ये है आपकी इराक में दजला फरात नदी। ये है आपकी आमू दरिया, ठीक है, आमू दरिया। और उसी के साथ साथ सर दरिया, आमू दरिया और सर दरिया। ये यहाँ पे है आपकी ओब नदी, ये है आपकी येनेसी, ये है आपकी लीना नदी,
लीना नदी, और उसके बाद आपकी आती है ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क सागर। ठीक है, ये क्या है, आपके अपवाह तंत्रों का क्या है, निर्माण करती है। आंध्र प्रदेश में आपकी कृष्णा नदी है, कृष्णा। उसके बाद में यहाँ पे नर्मदा, ताप्ती या तापी नदी, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा आपकी, उसी के साथ साथ गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी। यहां पे आपकी है सतलज, सतलज नदी, ठीक है। और इस क्षेत्र के अंदर आपकी कौन सी है, यहां पे है आपकी मिकांग, मिकांग, इरावदी के पास चिंदविन, सिलविन, ठीक है, मिकांग, मिनांग, और इसी के साथ साथ इस क्षेत्र के अंदर अगर बात करते हैं तो ये आपका कौन सा क्षेत्र है, लाल सागर, लाल सागर। थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेना जिससे आप लोगों को ये समझ में आ सके, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है हांगो नदी और आमूर, यहां पे तो आपकी हांगो नदी है, ये हांगो नदी, और यहां पे आपकी है सीकियांग, ठीक है। इस तरीके से क्या है आपका, ये अपवाह तंत्र के रूप में, एशिया का अपवाह प्रणाली के रूप में इसे जाना जाता है। एशिया का अपवाह या अपवाह तंत्र, एशिया का अपवाह तंत्र भी कह सकते हैं, एशिया की अपवाह प्रणाली भी इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से ये जो नदियों का प्रवाह मैंने बताया, ये आपका नीचे हिंद महासागर आ जाता है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपवाह प्रणाली की चारों तरफ जो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक आपका भूमध्य सागर है, ये जो चारों तरफ से आपका पानी का प्रवाह है, कौन कौन सी नदियां इनके अंदर आकर गिरती हैं, इनका क्रम कौन सा है, कौन सी नदियां आपके आर्कटिक सागर में गिरती हैं, आपके प्रशांत महासागर में गिरती हैं, हिंद महासागर में गिरती हैं। तो इस तरीके से क्या है, नदियों का अपवाह तंत्र है एशिया के अंदर आपका इस तरीके से फैला हुआ है। तो ये आपका क्या है, हिंद महासागरीय क्षेत्र की आपकी हिंद महासागर के अंदर आपकी दो ओर आ जाती हैं, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी जिसमें भी नदियां प्रवाहित होती हैं, और सॉरी ये आपका अरब सागर है,
अरब सागर और ये है आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, किसकी चर्चा हो रही है? एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र की। अब अपन बात कर लेते हैं भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र की। ठीक है, भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र की अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये क्या है? आपके एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग के अंदर विस्तृत रूप में फैला हुआ है। भूमध्य सागर में एशिया के दक्षिणी और पश्चिमी भाग के अंदर इस देश की नदियां आकर स्थित देशों की नदियां आकर यहाँ इस क्षेत्र के अंदर आपके भूमध्य सागर के अंदर गिरती है। इस जल प्रवाह क्षेत्र का विस्तार अधिक नहीं है, छोटा विस्तार है। जैसे आपके प्रशांत महासागर, हिंद महासागर के अंदर आपका बड़ा विस्तृत रूप के अंदर अपवाह तंत्र पाया जाता है, लेकिन भूमध्य सागर के अंदर आपका बड़ा अपवाह तंत्र नहीं पाया जाता है। केवल यहाँ पे टर्की है, सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, जॉर्डन है, साइप्रस देश इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। इस जल प्रणाली का एशिया की जल प्रणाली में विशेष महत्व नहीं देखा गया है। ये क्या है? आर्मेनिया की पठार, आर्मेनिया की गांठ ने भूमध्य सागर के केवल क्या है, थोड़े से भाग के अंदर ही क्या है, ये संपर्क में रखा गया है, जिसका क्या है, आर्थिक महत्व नहीं है। और टर्की से निकलने वाली मनीषा और उसी के साथ मेंडेरिस नदियां एवं सीरिया से निकलने वाली ओरोनटेस जो नदी है वो क्या है, सिर्फ इस जल प्रवाह प्रणाली का आपका जल प्रवाह क्षेत्र के अंदर देखी जाती है, या कह सकते हैं कि भूमध्य सागर में गिरती है। तो बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप की भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र की। भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र विस्तृत रूप में नहीं फैला हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसकी स्थिति कैसे लगती है? यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। इसमें कुछ देश जैसे टर्की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, और साइप्रस देश आते हैं। यहाँ कौन सी नदी? टर्की से निकलने वाली मनीषा, टर्की से निकलने वाली मनीषा व दूसरी कौन सी नदी है? मेंडेरिस नदियां भूमध्य सागर में गिरती है। दूसरी कौन से देश की?
सीरिया देश की, सीरिया देश से, सीरिया देश से ओरोनटेस नदी, सीरिया देश से ओरोनटेस नदी निकलकर भूमध्य सागर, भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है या आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गिरती है, जिसके कारण ये क्या है, अपवाह तंत्र के रूप में जानी जाती है। कौन सी? आपकी ओरोनटेक नदी, कहाँ की? सीरिया की। और दूसरी है आपकी टर्की की, टर्की से निकलने वाली मनीषा। और मेडेन रेस जो नदी है वो किस में गिरती है? आपकी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गिरती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, नदियां हैं वो अधिक प्रवाहित नहीं होती हैं, जिसके कारण इस भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र का ज्यादा महत्व नहीं माना गया है। और ना ही क्या है, ये छोटी नदियां होने के कारण यहाँ पे भूमध्य सागरीय क्षेत्र का अपवाह तंत्र ये है आपके व्यापारिक दृष्टि से भी कोई महत्व नहीं रखता है। इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? उसके बाद आपका आता है आंतरिक अपवाह क्षेत्र। आंतरिक अपवाह क्षेत्र, इसको देखो साथ साथ याद करते रहो, जिससे याद होगा, अदरवाइज तो सारे मिक्स हो जाएंगे। कौन सी नदी कौन से क्षेत्र में गिरती है, कौन से अपवाह तंत्र में गिरती है। देखो जस्ट अभी आपने भूमध्य सागर पढ़ा, तो भूमध्य सागर में सिर्फ 2 देशों की नदियां हैं, वो ही आकर इसके अंदर गिरती है, एक तो टर्की और दूसरा सीरिया। सीरिया के अंदर आपकी कौन सी नदी है? ओरोनटेस नदी है। और जो आपकी टर्की की जो नदी है, टर्की के अंदर आपकी मनीषा और मेडेन रेस जो नदी है वो आकर प्रवाहित होती है। और इस एशिया महाद्वीप के अंदर अपवाह तंत्र की जो दिशा है वो कौन सी है? आपकी दक्षिणी। और अगर मैप साथ में लेकर पढ़ोगे तभी आपको दिशाएं हैं समझ में आएंगी, अदरवाइज याद करते रहो, कुछ याद नहीं होगा। जैसे ये मैप है और मैप में आपने देख लिया कि इस देश के अंदर यहाँ पे आपका टर्की है और दजला फरात नदियां हैं इराक के अंदर, यहाँ से निकल रही हैं। कौन से क्षेत्र में आ रही है? ये टर्की की जो नदी है आपके भूमध्य सागर के अंदर आकर गिर रही है। तो भूमध्य सागर के अंदर आपका भूमध्य सागर कौन से दिशा में लगता है? पश्चिमी। और नीचे आपका दक्षिणी। तो दक्षिणी पश्चिमी हिस्से के अंदर आपका भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र लगता है। उसके बाद में आपका आता है मध्यवर्ती अपवाह तंत्र, या कह सकते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। लास्ट है आपका आंतरिक अपवाह तंत्र। अब देखो सबसे पहले आंतरिक अपवाह तंत्र की, देखो इस आंतरिक अपवाह तंत्र की अगर बात करते हैं तो आंतरिक भाग के अंदर तो आपका कोई भी महासागरीय क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे जो नदियां आएंगी वो कहाँ से आएंगी? आंतरिक अपवाह तंत्र यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे आपका पामीर की घाट है, पर्वतीय क्षेत्र है। और पर्वतीय क्षेत्र क्या करते हैं? आपके ऊंचे ऊंचे पर्वत है, आपकी श्रृंखलाएं हैं, पर्वतीय चोटियां हैं, ये क्या करती हैं? आपकी वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। या जैसे ही आपकी जो हवा के अंदर आर्द्रता होती है, जब ये क्या हो जाती है,
इन पर्वतीय भागों से जब हवा टकराती है तो पर्वतीय भागों के आसपास क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। और ये पर्वतीय भाग कौन से भाग के अंदर आते हैं, आपके आंतरिक भाग के अंदर ही तो पड़ते हैं। ये जो आपका आंतरिक भाग है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया पामीर की गांठ है, पामीर की गांठ से आपकी अनेक जो श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं, जैसे किरथर है आपकी, उसी के साथ साथ कुल है, हिमालय पर्वत है आपकी, अनसान जो पर्वत श्रेणियां है, उसी के साथ साथ अराकान योम्या है, और इधर की साइड में आर्मानिया की गांठ है, जिनसे क्या है जैग्रोस पर्वत है, और आपका उसी के साथ अल्बर्ट जो पर्वत श्रृंखला है। तो इस रूप के अंदर क्या है, आपकी पर्वतीय श्रृंखला है देखने को मिलती है। तो पहला रीजन तो है आपका मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर क्या है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है, आपके पर्वतीय भाग होने की वजह से यहाँ पे क्या है, पहला तो यहाँ पे बरसात होती है। बरसात होने के कारण नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं। जब नदियां प्रवाहित होंगी, जब बरसात होगी तो पानी कहीं तो बह कर जाएगा। तो इस मध्यवर्ती भाग से जैसे ही दो रीजन से क्या है, यहाँ पे नदियां हैं प्रवाहित होती हैं। पहला रीजन तो ये है कि यहाँ पे क्या है, वर्षा के कारण नदियां प्रवाहित होती हैं। वर्षा के कारण जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो वो क्या होती है, कुछ समय के लिए ही होती हैं। वर्षा ऋतु आती है तभी आपकी बरसात होगी, तब वो क्या होती है, मध्यवर्ती भाग के अंदर ही क्या है, सूख जाती हैं। या कह सकते हैं कि शुष्क क्षेत्रों में जब नदियां प्रवाहित होती हैं, बरसात का जब दिन वर्षा होती है, और वर्षा होने के कारण जब बरसात होती है तो वो क्या होती है, काफी समय बाद होती है। धरातल के अंदर ही पानी को क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। दूसरा कारण इसके अंदर है पर्वतीय भाग के ऊपर जो बर्फ जमी रहती है, जब वो बर्फ क्या हो जाती है, पिघलने लगती है, और पिघल कर क्या है, नदियों का रूप धारण करती है। तब ये क्या है, मध्यवर्ती या आंतरिक भाग के अंदर नदियों के रूप में प्रवाहित होती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे क्या होता है, आपका शुष्क क्षेत्र होता है, और शुष्क भागों के अंदर क्या है, जैसे ही ये पानी प्रवाहित होता है तो मृदा के द्वारा, भूमि के द्वारा, धरातल के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, और ये नदियां हैं प्रवाहित नहीं हो पाती हैं, बहुत कम प्रवाहित होती हैं। तो एशिया महाद्वीप के अंतर्वर्ती मध्य भाग में यह अववाह क्षेत्र कहाँ से, पश्चिमी भाग में अनातोलिया पठार से लेकर पूर्व में मंचूरिया तक ये फैला हुआ है। कहाँ से, पश्चिमी भाग से फैला हुआ है। कहाँ से, आर्मेनिया की गांठ से शुरू होकर और मंचूरिया वाले क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। इस क्षेत्र में मिलने वाली नदियों का अस्तित्व वर्षा और बर्फ के पिघलने पर निर्भर करता है। वर्षा होने अथवा बर्फ पिघलने पर जब ये नदियों में पर्याप्त जल मिल जाता है, तब ये नदियां क्या हैं, झीलों का निर्माण कर देती हैं और आंतरिक सागर में गिर जाती हैं। मतलब बड़े आपका अपवाह तंत्र के अंदर नहीं मिलती हैं, जैसे प्रशांत महासागर तक नहीं पहुंच पाती, हिंद महासागर तक नहीं पहुंच पाती। ये क्या है, अगर ज्यादा बरसात हो जाती है, ज्यादा बर्फ जब पिघल जाती है तो छोटे छोटे झीलों का या सागरीय झीलों का निर्माण कर देती है या आंतरिक सागरों में गिर जाती है। अन्यथा जल की मात्रा कम होने के कारण मध्य एशिया के अंदर रेतीले शुष्क क्षेत्रों के अंदर ही ये विलीन हो जाती है। इस प्रकार इनका महत्व है वो कम है। और इस क्षेत्र के अंदर आपकी कौन कौन सी नदियां आती हैं, आमू दरिया, सर दरिया, अरल सागर, ये नदियां इस नदियों में अरल सागर में गिरती है। कौन सी, आमू दरिया, सर दरिया, और कौन से सागर में, अरल सागर के अंदर ये गिरती है। और इन नदियों में आपकी इली, तारीम और खातौन, ये जो झील है वो भी खातौन आदि क्या है इसमें देखने को मिलती है। बालकस जो झील है, लैपनोर जो झील में गिर जाती है। कौन सी, एक तो क्या है बालकस जो झील है, और दूसरी आपकी है लैपनोर झील है। इस झीलों के अंदर क्या है,
जो झीलों का पानी, बरसात का जो पानी है वो आकर इनके अंदर गिर जाता है। अपवाह क्षेत्र में नदियों की अपेक्षा झीलों का महत्व है वो अधिक देखने को मिलता है। काफी बड़ा अपवाह तंत्र नहीं बनाती है, ये किसका निर्माण करती है? झीलों का निर्माण करती है और झील का महत्व के रूप में इसे देखा जाता है, जिसमें आपकी कैस्पियन, अरल, बालकस झील देखने को मिलती है। और इस अपवाह तंत्र का विस्तार लगभग आपका 80 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि में है और इसका आर्थिक महत्व नहीं है। बात कर लेते हैं आपके आंतरिक अपवाह तंत्र की। इसका विस्तार 80 लाख वर्ग किलोमीटर है। किसका? आंतरिक अपवाह तंत्र का। दूसरी इसकी क्या विशेषता है? इसमें वर्षा व बर्फ के पिघलने से नदियों का प्रवाह होता है। ये नदियां झीलों व आंतरिक सागरों का निर्माण करती है। ठीक है। इसका विस्तार पश्चिम में अनातोलिया पठार, अनातोलिया घाट से पूरब में मंचूरिया तक फैला हुआ है। इसमें आमू दरिया व सर दरिया नदियां प्रवाहित होती हैं और ये नदियां जब शुष्क क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती हैं तो बीच में ही सूख जाती हैं, क्योंकि आंतरिक भाग में मरुस्थलीय क्षेत्र भी आता है, जिसके कारण वो भाग क्या है? पानी को सोख लेता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपकी कौन कौन सी झील का निर्माण करता है इस क्षेत्र में? बालकस झील और लैपनोर झील में अनेक नदियां, जैसे कौन कौन सी नदियां इस क्षेत्र में गिरती हैं? इली, तामीर, आदि झीलों का निर्माण करती है। और इसी के साथ साथ क्या है, आपकी झीलों का निर्माण करती है जिसमें कैस्पियन, अरल, बालकस, झीलें प्रमुख हैं। इसका कोई व्यापारिक महत्व नहीं है। किसका? आपका आंतरिक अपवाह की क्षेत्र के अंदर आपका आंतरिक अपवाह क्षेत्र है, उसका कोई आपका व्यापारिक महत्व या आर्थिक महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो नदियां प्रवाहित होती हैं वो पानी का प्रवाह है, वो क्या हो जाता है, या तो मध्यवर्ती क्षेत्र में सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि मध्यवर्ती भाग के अंदर धरातलीय भाग है वो देखने को मिलता है। आपकी जो मरुस्थलीय क्षेत्र भी इसके अंदर आता है। तो जैसे ही नदियां प्रवाहित होती हैं वर्षा के कारण या बर्फ के पिघलने के कारण, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, वो विलीन हो जाती है, शुष्क क्षेत्र के अंदर ही विलीन हो जाती है। अगर वो विलीन नहीं होती है तो किसका निर्माण करती है? छोटी झीलों का निर्माण करती है। और उन झीलों के अंदर आपकी अरल झील है, बालकस झील है, और उसी के साथ साथ आपकी कौन सी एक कैस्पियन जो झील है, इनका छोटी झीलों का या आंतरिक सागरीय झीलों के अंदर आकर गिर जाती हैं। तो इस तरीके से आपका एशिया का अपवाह तंत्र है वो आज कंप्लीट हो गया है। कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में इसे बांटा गया था। उत्तर के अंदर आपका आर्कटिक अपवाह तंत्र, पूर्व के अंदर आपका प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र, दक्षिण की ओर हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र, पश्चिम की ओर भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र, और बीच वाला जो हिस्सा बच जाता है वो आपका मध्यवर्ती क्षेत्र या आंतरिक अपवाह तंत्र कहलाता है। इस तरीके से आपका क्या है, एशिया का अपवाह तंत्र है वो माना जाता है, देखने को मिलता है। हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र के अंदर आपकी कौन कौन सी हैं? गंगा है, सतलज है, नर्मदा है, ताप्ती है, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये सारी नदियां आकर हिंद महासागरीय क्षेत्र में गिरती हैं। उसके बाद प्रशांत महासागर की अगर बात करते हैं तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के अंदर आपकी यांग टीसी कियांग नदी है,
इन क्षेत्र में आकर विलीन होती हैं। उसके बाद में आपके एशिया जो आर्कटिक सागर की अगर बात करें तो आपकी ओबियनेसी लीना नदी आकर प्रवाहित होती हैं। और उसके बाद में भूमध्य सागरीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर आपकी कौन सी नदियां आती हैं? भूमध्य सागरीय प्रवाह क्षेत्र के अंदर टर्की से निकलने वाली मनीषा है, आपकी मेडेरिस जो नदी है, और उसी के साथ साथ सीरिया के अंदर आपकी ओरोन टैक्स जो नदी है वो प्रवाहित होती है। और इसी के बाद में आपका बीच वाला आंतरिक भाग जो आता है, इसके अंदर आपकी आमू सरदरिया, उसी के साथ साथ आपकी ईरी, तामीर, खातोन जो झील है उनके द्वारा किसका निर्माण होता है? आपके झीलों का निर्माण होता है या आंतरिक सागरीय क्षेत्रों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आपका एशिया का अपवाह तंत्र है वो आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।